गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यार। तो आज की हेडिंग लिखो, गे लुसेक्स। सर भी कुछ पढ़ाया तो नहीं, मतलब मैं एक नहीं मिनट नहीं, लेट हो बस गया। ये अभी बस लिखना ही चालू कर रहा हूँ। गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या सिंपली गे लुसेक्स लॉ लिखे रहने दो। है ना, ये अगला लॉ है। बॉयल्स लॉ अपन ने देख लिया, चार्ल्स लॉ अपन ने देख लिया। फिर ये अगला अगला लॉ है जो अगेन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के दो डिफरेंट फैक्टर्स को रिलेट करता है ना। जैसे बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट करता है ना। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर को करता है। इसी तरह से गे-लुसेक्स लॉ प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करता है, राइट। तो अब अपन सिंपल है ये भी बाकी दोनों की तरह, इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बॉयल्स लॉ सॉरी गे-लुसेक्स लॉ कहता है कि किसी गैस का प्रेशर उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा अगर बाकी फैक्टर्स, तो बाकी फैक्टर्स में क्या होता है, एक तो अमाउंट होता है गैस का, मतलब गैस के मोल्स, और दूसरा फैक्टर क्या है, वॉल्यूम, है ना। अगर ये फैक्टर्स कांस्टेंट रखे जाते हैं तो, राइट। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू फील करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बात लॉजिकली सही होना चाहिए। तो एक एक हमने कंटेनर ले लिया जिसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है ना, जिसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है। इस कंटेनर के अंदर आप 5 मोल हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर दो, है ना। कंटेनर को 5 मोल हाइड्रोजन गैस से भर दो, तो गैस का जो अमाउंट है वो भी फिक्स हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ गैस दैट इज मोल्स आर फिक्स्ड, है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज फिक्स्ड। तो अगर कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स्ड है तो गैस की वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, राइट। तो ये दोनों yes. चीजें फिक्स है। अब देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जैसे मान लो ये जो सेटअप है ये अभी T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन पर है ना, मतलब रूम टेम्परेचर पर है। तो रूम टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सीधे सीधे बैठते तो है नहीं, वो तो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर में, वो वेसल से टकराएंगे और उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, मान लो कि आपने क्या किया, आपने इसको वेसल को हीट करना चालू कर दिया। आपने वेसल को हीट करना चालू कर दिया, राइट। तो वेसल पहले तो T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे था। फिर आपने हीट करना चालू किया, तो वेसल किसी हायर टेम्परेचर पे पहुंच गया, फॉर इंस्टेंस 350 केल्विन पे पहुंच गया ना, 350 केल्विन, राइट। तो 350 केल्विन इज हायर टेम्परेचर। तो अब क्या होगा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, देखो होगा क्या। तेज मूव करने लगे। हाँ, तेज मूव कैसे करने लगेंगे, ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस से टकराया, सरफेस हो चुका है गर्म, तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल सरफेस से टकराएगा, मॉलिक्यूल थोड़ा गर्म हो जाएगा, राइट। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे कि किसी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उस पर अप्लाइड टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये फास्ट मूव करेगा, तो ये फास्ट हिट करेगा वेसल को, तो जल्दी जल्दी वेसल पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे, तो वेसल जो है वो पहले की तुलना में ज्यादा प्रेशर को एक्सपीरियंस करेगा। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। यस सर। तो अगर P1 की कुछ सर वैल्यू है और P2 की अगर कुछ वैल्यू है जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की, तो हम इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में ये रिलेशन भी बता सकते हैं कि P1 जो है वो P2 से कम आएगा, राइट। एग्रीड। तो हम कह सकते हैं कि यस सर। प्रेशर जो है वो यस सर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब अपन इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, कि जो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखना है तो बाकी फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो आर तो कांस्टेंट है ही, अमाउंट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दो, तो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा।
सही है। तो इसका भी स्टेटमेंट वैसे ही होगा जैसे बॉयल्स लॉ में अपन ने लिखा था, जैसे चार्ल्स लॉ में अपन ने समझा था कि the pressure applied by gas is directly proportional to the temperature of the gas provided the amount of the gas and the volume of the gas or the volume of the container is kept constant. ठीक है। सर अगर वॉल्यूम बार बार Yes, चेंज sir. होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बार बार चेंज होगा मतलब, तो ये अपन इसके ग्राफ्स अभी देखेंगे ना, वॉल्यूम चेंज कर करके, जैसे अपन ने चार्ल्स लॉ में अलग अलग प्रेशर्स पे देखे थे ना, ऐसे अपन अभी यहाँ पे Yes, sir. गेलो-सेक्स लॉ में अलग अलग वॉल्यूम पे देखेंगे। ठीक है। यस तो अब अपन उन्हीं ग्राफ्स पे आ जाते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर अपन इसको ऑल्टरनेटली ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता होगा। राइट, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो अलग अलग कंडीशंस में, जैसे ये पहली कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर का रेशियो, या फिर किसी दूसरी कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर का रेशियो, ये सेम रहेगा जब तक आपने क्या कांस्टेंट रखा है, मोल्स एंड वॉल्यूम, है ना, प्रोवाइडेड मोल्स एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट। मतलब दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ गेलो-सेक्स लॉ, या दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग गेलो-सेक्स लॉ। राइट, सिंपलर वे इज दिस। और जो क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल्स है, उसमें जनरली हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। सर एक डाउट है पिछले वाले एग्जांपल में। पिछले मतलब ये? यस सर। हाँ हाँ बताओ। सर यहाँ पे P1 तो बड़ा होगा ना सर P2 से? नहीं, टेम्परेचर सर आपने बढ़ा दिया तो P2 बड़ा होगा ना। यस सर। मतलब क्लियर हो गया कि एक्सप्लेन करूं थोड़ा डिटेल में? नहीं सर क्लियर है। ठीक है। तो अब अपन इसके ग्राफ्स देख लेते हैं, है ना। सिंपल सिंपल ग्राफ्स हैं, एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो जैसे अपन को पता है P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर अपन P को KT लिख सकते हैं, है ना। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। तो अगर आप y एक्सिस पे प्रेशर बना रहे हो, प्रेशर प्लॉट कर रहे हो, और x एक्सिस पे अगर आप टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हो, तो y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो जैसा कि आपने मैथ्स में पढ़ा है, इस टाइप की लाइन एक आएगी। राइट, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. तो ये वाला जो ग्राफ है, इसमें अपन टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, है ना। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा, ऐसा मान लिया जाता है, ये अपन ने चार्ल्स लॉ में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे ऐसा मान लिया जाता है कि मॉलिक्यूल्स एकदम ही रुक गए हैं, मूव करना बंद कर दिया है। तो जब मॉलिक्यूल्स एकदम मूव करना बंद ही कर देंगे, तो उनका प्रेशर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो वेसल से टकराएंगे ही नहीं। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं ना? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ के हिसाब से 0 केल्विन टेम्परेचर पे 0 प्रेशर जनरेट हो रहा है। ऐसा लॉजिकली होना भी चाहिए। उसका रीजन क्या Yes, है sir. कि चार्ल्स लॉ में हमने ये बात कही थी कि 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, जिसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो, है ना, एब्सोल्यूट जीरो, इस 0 केल्विन टेम्परेचर को कहा जाता है। तो इस टेम्परेचर पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस अगर वो इस टेम्परेचर पे पहुंच गया, तो वो मूव करना बिल्कुल बंद कर देगा। ठीक है। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी एकदम 0 हो जाती है गैस की, और प्रेशर भी एकदम 0 हो जाता है। सर प्रेशर मूव करने की वजह से लगता है कि हाँ, प्रेशर बिल्कुल मूव करने की वजह से लगता है ना। देखो, कोई भी मैटर, किसी मतलब ये फिजिक्स की बात हो गई, कोई भी एक मैटर, है ना, जैसे ये मान लो कोई ब्लॉक है, इस पे कोई दूसरा मैटर, जैसे कि ये बॉल है, ये प्रेशर इस पे तभी लगा सकती है जब ये इसके कांटेक्ट में आए, है ना। प्रेशर बिना कांटेक्ट में आए नहीं लग सकता, पॉसिबल नहीं है। एग्री करते हो ना इस बात से? यस सर। तो प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये बॉल जब इससे टकराती है, तो ये कितने एरिया में टकरा रही है, उतने एरिया में इसको प्रेशर फील होगा। राइट, तो ऐसा फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो कांटेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो
प्रेशर की जब हम बात करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, तो वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स पूरी टाइम मूव करते रहते हैं, तो वो हिट करते हैं सरफेस को बार बार, और उसी के कारण सरफेस प्रेशर एक्सपीरियंस करता है ना। यस। तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम ही बिल्कुल मूव करना बंद कर देंगे, ऐसा कहा जाता है थ्योरेटिकली। तो गैस के मॉलिक्यूल जब एकदम मूव करना बंद कर देंगे, एकदम स्टेशनरी हो जाएंगे, तो सरफेस से टकराएंगे ही नहीं, तो सरफेस को कोई प्रेशर फील ही नहीं होगा। सर पर वॉल्यूम क्यों जीरो होगा, मतलब वॉल्यूम तो रहेगा ना फिर भी। मतलब ये डिपेंड करता है, देखो अगर आप प्रेशर को, तुम कह रहे हो कि वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, अपन ये बात कर रहे हैं, देखो दो बातें होती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे एक तो आपका प्रेशर 0 होता है और एक आपका वॉल्यूम 0 होता है ना। तो प्रेशर आपका 0 होता है इसीलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं, है ना, पार्टिकल्स जो है वो मूव करना बंद कर देते हैं। यस और वॉल्यूम 0 होता है इसलिए क्योंकि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जब ये मूवी करना बंद कर देंगे तो ये सब क्या एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सर, फिर भी मतलब तो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर ही रहे होंगे ना वो, नहीं, अगर तो एक जगह है तो। ये अभी वो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा अज्यूम किया जाता है, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं, आइडियल गैस के लिए ऐसा अज्यूम किया जाता है कि गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, इट इज अ पॉइंट मास, वो एक पॉइंट होता है बस। अच्छा वो अपने चैप्टर के सर स्टार्टिंग में लेकिन डिस्कस जब किया था बहुत ना, सारे पॉइंट मतलब जुड़ जाएंगे उनके हिसाब से, तो भी तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल ही वॉल्यूम मानते हैं। तो कैसा इनफाइनाइट लेस पॉइंट होता है क्या? मतलब मतलब ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये कंसीडरेशन रियल गैस में किया जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स का मास होता है ना। तो अभी जो तक अपन गैस, यही मानेंगे मतलब कि गैस हाँ, मॉलिक्यूल आइडियल मास गैस नहीं में तो है। उसका वॉल्यूम मानेंगे ही नहीं, कि गैस के मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम आपको मानना ही नहीं है। यस। ठीक है, तो सर फिर वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसका वॉल्यूम ही नहीं है। टेम्परेचर अगर अपन बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम, मतलब इस केस की बात कर रहे हो क्या? यहाँ पे तो देखो अपन ने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तुम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हो क्या? हाँ क्योंकि चार्ल्स वॉल्यूम का जो वेरिएशन है वो चार्ल्स लॉ में कंसीडर किया जाता है। देखो चार्ल्स लॉ पे मैं आता हूँ। चार्ल्स लॉ में ऐसा था कि हमने कहा था वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है अगर मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट हो, राइट। तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्या, एक बार और रिपीट करना चंद्रभान, संकेत। सर, वो आपने बोला वॉल्यूम नहीं होती उनकी रियल आइडल गैस की, हाँ, तो फिर आइडियल सर गैस फिर की वॉल्यूम नहीं टेम्परेचर होती है। कुछ भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब हमेशा ही जीरो रहेगी ना वॉल्यूम। नहीं नहीं, एक्चुअली देखो दो चीज की वॉल्यूम है, मतलब जो वॉल्यूम टर्म अपन यूज कर रहे हैं उसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। एक तो वॉल्यूम मॉलिक्यूल का खुद का, है ना, एक तो वॉल्यूम खुद मॉलिक्यूल का खुद का, और दूसरा वो वॉल्यूम जिसमें वो घूमता है ना, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रोमिंग। ठीक है, तो तुम एक्चुअली दोनों बात को, मतलब तुम दोनों में से एक बात को कंसीडर कर रहे हो। जो वॉल्यूम टर्म होता है उसमें अपन को मेनली ये वाला वॉल्यूम कंसीडर करना होता है ना, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रोमिंग। देखो ध्यान से सुनो, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे ये एक गैस मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, अपन एक गैस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेते हैं ना। ये एक गैस मॉलिक्यूल है, तो ऐसा माना जाता है आइडियल गैस के लिए, है ना, रियल गैस के लिए नहीं, आइडियल गैस के लिए ऐसा माना जाता है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये एक पॉइंट है, तो इसका कोई वॉल्यूम अब खुद का नहीं होता है ना, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 0। लेकिन जितना वॉल्यूम इसके पास अवेलेबल है वो उतने में घूमेगा, तो तो जैसे ये कंटेनर का ये वॉल्यूम है ना, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, और इनफैक्ट वो कहीं भी जाता रहेगा। मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रैंडम मोशन होता रहता है। ठीक है, तो यस हम सर। जो हम बात करते हैं ना यहाँ पे चार्ल्स लॉ में कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, मतलब थोड़ा सा सेटअप चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो आपको एक क्या लेना पड़ेगा, चार्ल्स लॉ में कैसा सिस्टम लिया था अपन ने, मूवेबल पिस्टन, हाँ पिस्टन। है ना। तो वहां पर ये बात होती है कि भाई जैसे जैसे अब आप इसको नीचे से गर्म करना चालू करोगे तो गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे वो तेज तेज टकराएगा।
है ना, तो वो जल्दी जल्दी टकराएगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा सरफेस पे, तो ये सरफेस ऊपर की तरफ पुश होने लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब तो वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है, ध्यान देना, वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो उतना ही है जितना था। आइडियल गैस के लिए मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माना ही नहीं जाता, जीरो। वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ रहा है फॉर रोमिंग। मतलब पहले मॉलिक्यूल जो है वो कम जगह में घूम पा रहा था, अब वो ज्यादा जगह में घूमेगा जैसे जैसे आप नीचे से टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे। बात समझ में आ रही है? सर एक डाउट है मुझे। यस हाँ, एक मिनट, संकेत तुम्हें क्लियर हुआ पूरा? सर, पर पिछले केस में भी तो सर मतलब रोमिंग के लिए वॉल्यूम थी ना अवेलेबल, पिछले मतलब यहाँ पे वो। हाँ नहीं, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम अब ये है ना कि जैसे आपने एब्सोल्यूट जीरो बोल दिया ना, तो एब्सोल्यूट जीरो में क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो में जो मेन पॉइंट है जो आपको पकड़ के चलना है वो ये है कि हम बोल देते हैं कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब रुक गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। गैस मॉलिक्यूल्स हैव, अच्छा, हाँ तो रोम ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, गैस मॉलिक्यूल्स हैव जीरो स्पीड, तो जीरो स्पीड हो गई तो वो तो सॉलिड की तरह हो गया ना फिर। एक गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से नीचे पड़े रहेंगे, है ना। यस तो सर। जब वो रोम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर काय का वॉल्यूम, फिर तो इतना ही है उनका वॉल्यूम जितने में वो पड़े हुए हैं। सॉलिड में भी तो ऐसा ही हाँ होता है सर। ना, कोई सॉलिड आप इस यस कंटेनर में सर। रखोगे तो अपन ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ गया। सॉलिड तो अगर पहले 1 लीटर था तो वो तो बाद में भी 1 ही लीटर रहेगा। बात फील कर पा रहे हो? यस सर। तो इसके बेसिस पे अपन बोलते हैं कि भाई ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो और इनका अपने आप में कोई वॉल्यूम नहीं होता और ये मूव भी नहीं कर रहे हैं, तो इनका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा टोटल। क्योंकि जो अवेलेबल वॉल्यूम है रोमिंग के लिए वो भी इनके लिए जीरो हो गया, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहे हैं तो ये रोम ही नहीं करेंगे, तो ये वाला फैक्टर भी इनके लिए जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो केल्विन पे बात कर रहा हूं मैं। और प्रेशर जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो ये टकराएंगे ही नहीं वेसल से, तो कोई प्रेशर लगाएंगे ही नहीं उस पर। यस चंद्रभान, तुम्हें कोई डाउट था, बोलो। यस सर। सर मोल कॉन्सेप्ट में अपन ने पढ़ा था कि एक मतलब मोल बराबर होता है, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, है ना। तो सर, वॉल्यूम, हाँ, एट एसटीपी। सर इसमें सर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लेते हैं कंटेनर का? कंटेनर का वॉल्यूम, हर जगह कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं, है ना। यस हर सर। हर जगह अवेलेबल वॉल्यूम लेते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं गैस के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबल आएगा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, है ना। तो इसलिए अपन यस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं लेते हैं। और कोई डाउट इसमें किसी को? तो ठीक है, अपन मुद्दे पे आते हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हो चाहो तो, है ना, ये वाली जो बात लिखी है अपन ने यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। जीरो केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। एब्सोल्यूट जीरो इसलिए क्योंकि इस पे माना जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जीरो स्पीड होती है, जिसके कारण वो, उसकी कोई वॉल्यूम भी नहीं होगी, और जीरो स्पीड होने के कारण वो टकराएंगे नहीं, तो कोई प्रेशर भी वो एग्जर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पे जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ इस तरह से होना चाहिए, और 0 केल्विन सेल्सियस में कितना होगा -273 डिग्री सेल्सियस। सर? मतलब इतना तो मतलब होगा ही नहीं कहीं पर। हाँ, मतलब ये जो टेम्परेचर है ये प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी या ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना जो इस तरह के टेम्परेचर को अटेन कर पाए। इतना ठंडा टेम्परेचर है ना, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने ज्यादा ठंडा होगा ये। तो वो एक्चुअली वही बात है कि ये टेम्परेचर इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो बोला गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये टेम्परेचर इतना कम है कि इस टेम्परेचर पे कोई भी मैटर जो है वो मूव कर ही नहीं सकता, वो जम जाएगा पूरी तरह। यस समझ रहे हो, वो स्थिर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो और ऐसा भी कहा जाता है कि ये इतना लो टेम्परेचर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो जो भी टेम्परेचर होगा वो हमेशा इससे तो ज्यादा ही होगा, जो भी आप देखोगे प्रैक्टिकली, जो आप टेम्परेचर को अचीव कर सकते हो वो हमेशा 0 केल्विन के आगे ही टेम्परेचर होगा। ठीक है, यस तो सर, अब अर्थ अपन, पे नहीं है ना इतना अचीवेबल, वहाँ की कहीं और तो होगी। हाँ, नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। देखो, अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। ये अपना प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ था केल्विन में। यही अगर आपको सेल्सियस में बनाना है तो जैसा आपने चार्ल्स लॉ में बनाया था वैसा ही है प्रेशर। और अगर जैसे आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रख रहे हो
तो पहले जहां पे 0 केल्विन पे प्रेशर 0 हो रहा था, वही अब -273 डिग्री पे होगा, है ना। तो ग्राफ को हमको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये -273 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर 0 होगा, तो एक पॉइंट ये आएगा और बाकी ग्राफ एज इट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। सही है। सर इसमें प्रेशर की यूनिट क्या लेते हैं? कुछ भी ले सकते हो, तो तुम्हारी इच्छा है ना। यस। प्रेशर की यूनिट कुछ भी ले सकते हो, उस हिसाब से वाई एक्सिस की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, शेप तो ग्राफ का वही रहेगा, है ना। यस। एटीएम में जैसे अगर तुम वैल्यूज रखोगे तो 1 2 3 4 टाइप रखोगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे, वही अगर पास्कल में कन्वर्ट कर दोगे तो वही वैल्यूज, फिर 10,000 के टर्म्स में बात करने लगोगे, 10,000 20,000 30,000 40,000, है ना। क्लियर हुआ चंद्रभान? यस। फिर अपन आते हैं लास्ट थर्ड ग्राफ पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रेशर और टेम्परेचर तो बनाना है अलग अलग वॉल्यूम पे, है ना। मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, देखो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अलग अलग कांस्टेंट वॉल्यूम्स पे अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। तो जैसे एक बार अपन ने एक्सपेरिमेंट किया तो ये V1 वॉल्यूम है, ये V1 वॉल्यूम है, फिर ये V2 वॉल्यूम है, फिर ये V3 वॉल्यूम है। अब अपन इसको पूरा एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, है ना। ये जो नीचे डॉट डॉट है ना, ये डॉट डॉट वैसे कायदे से अपन को यहाँ भी शो करना चाहिए, यहाँ भी शो इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो नीचे के टेम्परेचर्स है ना, ये डॉटेड लाइन ये दिखाती है कि नीचे के टेम्परेचर्स अचीवेबल नहीं है, इतने कम टेम्परेचर्स अचीवेबल नहीं होते, तो इसलिए इस पर डॉट डॉट ऐसे दिखाया जाता है। तो ये डॉट यहाँ भी आना चाहिए और यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो इसको बना देता हूँ, आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा क्योंकि इतना इतने फाइन पॉइंट पे आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। मेन तो आपको ग्राफ का शेप याद रखना है, ठीक है। अब देखो, तो ये जो है ये अपन ने एक वॉल्यूम पे परफॉर्म किया है, वॉल्यूम V1। ये जो है इस लाइन के अलोंग वॉल्यूम V2 है और इसके अलोंग वॉल्यूम V3 है, वॉल्यूम V3। तो वही हम PV इज इक्वल टू NRT से अगर देखें तो P/T को हम देख सकते हैं NR/V, ठीक है। तो जब आप V1 वॉल्यूम पे कर रहे हो एक्सपेरिमेंट तो V1 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। V1 अमाउंट मान लो आपने गैस का कांस्टेंट लिया ही है, R तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो ये अपना जो स्लोप है, ये P और T ग्राफ के लिए ये स्लोप होगा NR/V, है ना। तो आप वॉल्यूम यस चेंज करते जाओगे तो स्लोप चेंज होता जाएगा। तो V1 वॉल्यूम पे ये स्लोप है, फिर V2 वॉल्यूम पे ये स्लोप है, फिर V3 वॉल्यूम पे ये स्लोप है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई V1 V2 V3 कौन ज्यादा है, जल्दी बताओ। सर V1 V1 ज्यादा होगा, स्लोप भी ज्यादा है यस उसकी। सर। क्यों भाई? सर स्लोप ज्यादा लग रही। स्लोप, हाँ स्लोप ज्यादा है, ये बात तो सही है, लेकिन V1 ज्यादा है ये बात गलत है। तो V3 ज्यादा। V3 ज्यादा होगा ना, V1 कम इसलिए होगा क्योंकि स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है मतलब NR/V1 की वैल्यू ज्यादा है ना। तो अच्छा NR/V1 की हाँ। वैल्यू ज्यादा है मतलब V1 की वैल्यू कम होगी क्योंकि वो यस डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। तो V1 की वैल्यू कम होगी तो ये अपना ऑर्डर आ जाएगा, सिंपल है। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो जैसा अपन हर बार देखते हैं, कोई भी एक टेम्परेचर पकड़ लो, है ना। ये मान लो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर आप एनालाइज कर रहे हो, तो ये तीन वैल्यूज हैं आपके पास, यहाँ पर P1, यहाँ पर P2 और सिमिलरली नीचे P3 आ जाएगा, है ना। तो इस टेम्परेचर पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें ये पता है कि जो P/T का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, या फिर आपको ये पता है ना P/T इज इक्वल टू NR/V1। तो जैसे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉयल्स लॉ, राइट।
यस सर। बॉयल्स लॉ से हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। ये बॉयल्स लॉ ही लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है इस लाइन के अलावा। तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, ठीक है। तो जैसे ये वाला प्रेशर ज्यादा है P2 से, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर आ रही है वाई एक्सिस पे, तो P1 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब V1 की वैल्यू कम होगी, सही बात है। तो बॉयल्स लॉ से हम कह सकते हैं कि V1 विल बी लेस देन V2 एंड ऑल्सो V3। तो ये दूसरा तरीका है मतलब सेम चीज को एक्सप्लेन करने का, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो इस पे अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, इसमें आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है, एक मिनट रुको, हाँ ये वाला ट्राई करो। लो भाई इसको ट्राई करो। सर क्या 21 सितंबर से ऑफलाइन स्टार्ट होगी, क्या न्यूज़ में देखा था? हाँ ये न्यूज़ में कुछ कुछ आ तो रहा है संकेत, अब देखते हैं यार, मतलब होती है कि नहीं, उसमें अभी पूरे उसके पूरे गाइडलाइंस नहीं आए एक्चुअली। अभी प्रॉब्लम ये है कि कितने परसेंट बच्चे अलाउड हैं, क्या है, कितनी डेंसिटी आपको रखनी पड़ेगी क्लास में, है ना। तो अभी चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर कट हो तब आपको खुद ही ऑर्गेनाइज, मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा इन चीज़ों के बारे में। हाँ अब देखते हैं यार वो कैसे होता है, मतलब ये तो बाकी रेजोनेंस में ऊपर ऊपर के लोग डिसाइड करेंगे, तो बस हमें तो फॉलो करना है। तो अभी अभी तक हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा आया नहीं है, तो जब आ जाएगा तो मैं आप लोग को कन्वे कर दूंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन करो जब तक। सर तो सर 100%। तुम लोग क्या चाह रहे हो पर्सनली, ऑफलाइन क्लास चालू हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन ही ज़्यादा सही रह रहा है? सर मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ज़्यादा सही है सर, क्योंकि इसमें टाइम बच रहा है सर। यस। अच्छा, कितने लोग वैसे मतलब इस बात के फेवर में है कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहना चाहिए, और कितने लोग इस बात के फेवर में कि ऑफलाइन स्टार्ट हो जाना चाहिए? तुम लोग बता सकते हो क्या मेरे को, एक वो पता चलेगा सर मेरे को कि तो ऑफलाइन जाना सही आजकल लगेगा। के बच्चे क्या सोचते हैं। सर सो ऑफलाइन। जो बच्चा सर स्कूल जाता होगा उसको ऑनलाइन सही लग रहा होगा, जो बच्चा नहीं जाता उसको ऑफलाइन। हाँ ये एकदम वैलिड पॉइंट है जो तुमने कहा है, बिल्कुल ये कंसीडरेशन में होना चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी लोग मतलब ऑफलाइन, ठीक है। आप लोग ये मतलब ये टाइप करके फिर क्वेश्चन भी करना चालू करो। मिक्स्ड ही आंसर्स हैं यार लोगों के, ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। वैसे ऑफलाइन के फेवर में ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि ऑनलाइन में शायद स्क्रीन का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है थोड़ा। सर आंसर 100% है क्या? हाँ शाबाश। वैसे मेरे 100 आया था। सर भोपाल में भरे रेंज है अनलेस लाइव ऑनलाइन बेस्ट। मानस तुमने लिखा क्या है, मेरे को अच्छे समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली, कोई बात नहीं। हाँ 100% है आंसर, है ना। क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो जल्दी। ठीक है मैं समझ गया हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑफलाइन के फेवर में हैं, ये मुझे आया समझ में, अच्छी बात है। हाँ हाँ मैं समझ गया मानस, इसका आंसर बताओ जल्दी सब लोग, अब वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ संकित सही है। शाबाश, देखो इसको देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज डबल्ड, है ना।
तो गैस का मास फिक्स किया है ना, सर्टेन मास ऑफ गैस, तो मास फिक्स्ड है और उसका टेम्परेचर डबल कर दिया है, राइट। तो पहले टेम्परेचर टी था, तो बाद में वो 2T हो गया। इफ इनिशियली द गैस इज एट 1 atm प्रेशर, पहले प्रेशर 1 atm है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर जो है जब वो सेकेंड सिचुएशन में जाएगा तो कितना परसेंटेज उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे ये P1 की वैल्यू अगर 1 atm है, तो आपसे वो आप इससे, और P2 की कुछ वैल्यू होगी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, इसका क्या मतलब है, इंक्रीज इन प्रेशर कितना होगा, देखो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, अमाउंट कांस्टेंट है, और प्रेशर आपने बढ़ाया है ना, और वॉल्यूम अपन को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, तभी अपन प्रेशर कैलकुलेट कर पाएंगे, मतलब सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और अमाउंट कांस्टेंट है, तो गे-लुसैक्स लॉ एप्लीकेबल है, राइट, गे-लुसैक्स लॉ एप्लीकेबल है। तो जो प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब P1/T1 शुड बी इक्वल टू P2/T2, है ना। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर का क्या मतलब है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब है, पहला तो इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना होगा, P2 - P1, और परसेंटेज निकालने के लिए डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है ना, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, P1 × 100, है ना, ये वाला टर्म आपको सॉल्व करना है। तो बस अब इसमें क्या करना है अपन को, P2 - P1/P1 ये टर्म निकालना है ना। तो देखो आपको P1 की वैल्यू पता है, P1 की वैल्यू आपको पता है 1 atm, T1 की वैल्यू है कैपिटल T, P2 की वैल्यू निकालना है, T2 की वैल्यू है 2T, तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, P2 आपका आएगा सॉल्व होके कितना, 2 atm, राइट। तो P2 पता चल गया, P1 पता चल गया, बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 100%, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आई गेस सबसे हो गया होगा। तो अपन अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, है ना, एवोगैड्रो, सर वही साइंटिस्ट है क्या एवोगाड्रो नंबर वाला? हाँ हाँ वही साइंटिस्ट है। ये जो हाँ बोलो। सर ये सारे टॉपिक्स हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं सारे मतलब ये ज्यादातर। वाला पहले पढ़ चुके हो मोल में? सर पिछला वाला ही पढ़ चुके हैं, ये पिछला वाला लुसेक्स कहाँ पढ़ा था? पढ़ा था सर, पहले गेलुसेक्स लॉ चैप्टर। उसी में आईटीसी में पढ़ा था क्या? यस सर। अच्छा हो सकता है यार, फिर मेरे को याद नहीं रहा होगा। इसका तो खैर याद है कि ये अपन ने पढ़ा था आईटीसी में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ लेते हैं। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में तो जो इसका स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि किसी भी गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। सर मोल है एन की क्या है? हाँ मैं बताता हूँ, ये कैपिटल एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है ना, मतलब जो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट था वो ऐसे था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है ना। इसका मतलब ये है, देखो अपन एक्सपेरिमेंटली इसको समझ लेते हैं। प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है तो आपको पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में गैस अपने आप इस तरह से एडजस्ट हो जाती है ताकि प्रेशर अंदर कांस्टेंट बना रहे, राइट। तो आपको पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लेना पड़ेगा, और नीचे से आप हीट नहीं कर रहे हो, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्योंकि पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। सर प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा सर? सर वो तो मूवेबल है ना, और सर जब नीचे ले जाएंगे तो सर प्रेशर बढ़ेगा। नीचे ले जाओगे तो प्रेशर नहीं, नहीं तो नीचे उसको ले जाएगा कौन? मतलब सर पिछले वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा था सर, नीचे ले जा रहे थे पिछले वाले किस में, बताओ नाम बताओ। तो स्टार्टिंग के चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में नीचे कहाँ ले जा रहे थे यार?
नहीं सर, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो रहा था तब ऊपर जा रहा था अपने आप। हाँ मतलब इक्वल ऐसा करते होता है, थे अपन। देखो ऐसा होता है कि ये अपन डिस्कशन उसमें भी किया है अपन ने चार्ल्स लॉ में। बेसिक फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी तब मूव करती है जब उसमें अनबैलेंस फोर्स लगे, पहली चीज, और वो उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा लग रहा हो। ठीक है, तो जैसे बाहर से एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है इसके ऊपर 180 एम, है ना, एटमॉस्फेयर Yes, का sir. प्रेशर लगता है 180 एम। तो जो अंदर गैस है, अगर ये पिस्टन रुका हुआ है इसका मतलब गैस भी नीचे से 180 एम प्रेशर लगा रही होगी, तभी ये पिस्टन रुका हुआ है ना। किसी कारणवश अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, है ना, मान लो कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे साइड से छेद कर दिया और आपने और ज्यादा गैस इसके अंदर भर दी, तो और ज्यादा गैस अंदर भरोगे तो अब प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, और ये पिस्टन है मूवेबल, इसके पास मूव होने का ऑप्शन है। तो ये जैसे ही मान लो आपने प्रेशर 280 एम कर दिया अंदर और बाहर 180 एम प्रेशर है, तो ये पिस्टन कहाँ मूव करेगा फिर, ऊपर की तरफ। कब तक मूव करेगा, जब तक इसका प्रेशर दोबारा 280 एम से आउटसाइड प्रेशर मतलब 180 एम के बराबर नहीं हो जाता। समझे चंद्रभान? Yes, sir. Yes, sir. तो अपन अपने पॉइंट पे आते हैं जो अपन डिस्कस कर रहे थे। तो अपना पॉइंट ये था कि प्रेशर और टेम्परेचर जैसे आपने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है ना, तो वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में अभी इसमें 1 मोल हाइड्रोजन गैस है ना, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस है ना, और मान लो कि ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसे V1 की वैल्यू मान लो 5 लीटर। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जैसा अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ पे आपने कर दिया मान लो एक होल, है ना, आपने होल किया और आपने यहाँ पे पाइप फंसा के आपने और हाइड्रोजन गैस भर दी, है ना, आपने 1 मोल हाइड्रोजन गैस और भर दी इसमें प्लस 1 मोल H2। ठीक है, और आपने फिर इसको कर दिया बंद, इसको आपने यहाँ से कर दिया बंद। ठीक है, तो जैसे ही आपने बंद कर दिया अब क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ज्यादा होने के कारण प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये जो है पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन जो है प्रेशर डिफरेंस को फील करेगा, है ना, तो पिस्टन कहाँ मूव करने लगेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर साइड। है ना। कब तक मूव करेगा, जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं ना इस बात से कि ऐसा होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। तो ऐसा कब तक होगा, देखो अपन इसको सेकंड सिचुएशन में पहुंचा देते हैं। तो ये पिस्टन ने मूव करना चालू किया जैसे ही अपन ने 1 मोल हाइड्रोजन गैस भरी, और ये हो गई इसकी फाइनल सिचुएशन, यहाँ पे आके पिस्टन जो है वो रुक गया। तो जब वो यहाँ पे आके रुक गया इसका मतलब अब जो गैस है इतने पोर्शन में, है ना, इतने पोर्शन में जो गैस है वो 180 एम प्रेशर लगा रही होगी जितना बाहर से लग रहा है, तभी ये पिस्टन रुका हुआ है। ठीक है, तो अब आप Yes, देख sir. सकते हो कि जब अब देखो अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, है ना, ये है इनिशियल सिचुएशन, ये है फाइनल सिचुएशन। तो इनिशियल सिचुएशन जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस थी तब भी प्रेशर कांस्टेंट था, फिर जैसे ही आपने इनिशियल सिचुएशन को डिस्टर्ब किया, 1 मोल हाइड्रोजन गैस आपने ऐड की, तो पिस्टन पहुंचा दोबारा फाइनल सिचुएशन पे, और यहाँ पर भी फिर से प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सही है, तो अब आप दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हो, ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन में भी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और फाइनल सिचुएशन पे भी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। इनिशियल से फाइनल सिचुएशन पहुंचने के दौरान प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। यस। ठीक है, तो बस अब अपन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम V1 जो है वो 5 लीटर है, और हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, ऐसा होगा ही कि ये वाली जो वॉल्यूम है ना, ये वाली जो वॉल्यूम है V2 ये हो जाएगी 10 लीटर। तो आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई जैसे ही आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए तो वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया। एक्सपेरिमेंट समझ में आया, लॉजिकल है एक्सपेरिमेंट। Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। बस इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो उसकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के ही प्रोपोर्शनल होंगे अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो। ठीक है, एग्रीड। Yes, sir. तो बस अब देखो, अब ऐसा है कि अगर कोई चीज, अगर वॉल्यूम नंबर ऑफ कैपिटल एन के प्रोपोर्शनल है तो ये एन बाय एन ए के भी तो प्रोपोर्शनल होगी ना। वॉल्यूम जो है इसमें
ये n/na के भी प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि na तो कांस्टेंट है ना एवोगैड्रोस हाँ। नंबर, यस सर। तो इससे आप डिवाइड कर दो तो भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो चेंज होगा नहीं, रिलेशन तो यही आएगा। तो n/na को आप क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल n नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स, मोल्स। है ना। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का, कि मोल्स ऑफ गैस जो है वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है। कंडीशन वही है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, प्रेशर टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो ये तो अपन ने लॉजिकली और एक्सपेरिमेंटली समझ लिया। अब अपन इसको आइडियल गैस इक्वेशन से वैलिडेट भी कर सकते हैं। आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखो, इसमें आपको इसमें मोल्स और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है, तो बाकी चीजें कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो वॉल्यूम शुड बी प्रोपोर्शनल टू मोल्स, राइट। तो बस ये था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, है ना। इसमें एक बात बस इंपॉर्टेंट रहती है, जो अपन मोल में लिख चुके हैं, अभी दोबारा लिख लेते हैं, कि मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस 22.4 लीटर एट एसटीपी, है ना। मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। इस कंडीशन पे किसी गैस की मोलार, आइडियल गैस की मोलार वॉल्यूम, है ना, मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम, उसकी वैल्यू 22.4 लीटर्स होती है, राइट। ये अपन मोल कंसेप्ट में लिख चुके हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड यस टेम्परेचर एसटीपी कंडीशन क्या है, उस पर टेम्परेचर कितना होता है बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, शाबाश। और प्रेशर कितना होता है, 180 180 1 atm, है ना। ये एसटीपी कंडीशंस होती है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन आपको पता है ना। उसमें टेम्परेचर डाल दो 273 केल्विन, प्रेशर डाल दो 1 atm, मोलार वॉल्यूम निकालना है तो मोल्स की वैल्यू 1 हो गई, तो स्मॉल एन की वैल्यू 1 डाल दो, आर की वैल्यू पता है तो वी निकल जाएगा, राइट। मतलब वैसे तो वैल्यू याद रखना है, लेकिन इसको डिराइव भी कर सकते हो। प्रेशर की वैल्यू डालो 1 atm, वॉल्यूम निकालना है, मोल्स की वैल्यू डालो 1 मोल, क्योंकि मोलार वॉल्यूम निकालना है, आर की वैल्यू डाल सकते हो, टेम्परेचर 273 केल्विन, है ना। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन लिखते हैं अगला, इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट किस इक्वेशन को कहा गया है, ये वाली जो इक्वेशन है, प्रेशर पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा गया है ना। कि ये वाला जो रेशियो है, प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, है ना, ये वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगा अगर आपने अमाउंट ऑफ द गैस को कांस्टेंट रखा है तो ये इक्वेशन हमेशा, मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब डिराइव उसी से होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें यहाँ टेम्परेचर को यहाँ से हटा के नीचे भेज दो, है ना। तो अगर मोल्स कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो ये पीवी बाई टी ये कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। सर तो प्रूफ भी हो जाएगी ना वो, मतलब ये हाँ, वाली इक्वेशन भी बना सकते हैं तो। मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये जितने भी लॉज अपन ने पढ़े ना ऊपर, उन सबको कंबाइन करके ये इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाइए, ठीक है। नहीं सर, वो मैं जो नॉर्मल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अल्लाह, तो वो भी बन जाएगी ना अब तो। हाँ, अब वो बन जाएगी, मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद फिर अपन आइडियल गैस इक्वेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी मैटर की जो स्टेट है, स्टेट वर्ड का मतलब होता है स्थिति, है ना, सिचुएशन। तो किसी भी मैटर की जो सिचुएशन है वो तीन चीजों से अपन बता सकते हैं कि वो मैटर प्रेशर कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, कितने वॉल्यूम में है, और क्या टेम्परेचर को एक्सपीरियंस कर रहा है। दिस इज बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की जो स्टेट है वो इन तीन प्रॉपर्टीज से बता सकते हैं। दीज आर द Yes. 3 प्रॉपर्टीज विच इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ अ मैटर, है ना। तो कोई भी जो मैटर है वो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में एग्जिस्ट करेगा, किस सिचुएशन में वो एग्जिस्ट करेगा वो एक्चुअली इन तीन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज की हेल्प से डिटरमाइन होता है, राइट।
तो इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोला गया है, क्योंकि इसमें जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ इंक्लूड कर दी गई है। तो इसके बाद फिर फाइनली इक्वेशन ऑफ स्टेट को और सिंप्लीफाई करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई, जिसको कि हम न्यूमेरिकल, ताकि हम न्यूमेरिकल्स में उसको यूज कर सके, है ना। तो उसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो जितने भी लॉज अभी तक अपन ने पढ़े उन सबको कंबाइन करके फाइनली ये इक्वेशन जो है वो फॉर्मुलेट की गई थी, है ना। पीवी सर इज यही इक्वल याद टू, रखनी है क्या बस? हाँ ये याद रखनी है, लेकिन जैसे क्वेश्चन ने कभी पूछ लिया कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, 4 ऑप्शन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो इसलिए अपन को लॉज भी याद होना चाहिए। सर वो न्यूमेरिकली तो इसी से इंपॉर्टेंट, बता देंगे ना। हाँ न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली जैसे क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो फिर अपन को पता होना चाहिए कि वो प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन होता है, वो प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन नहीं होता। समझ रहे हो। यस सर। तो इसलिए अपन को यस सर। साइंटिस्ट के नाम याद रखने जरूरी है। हाँ बाकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लॉज भी अपन ने पढ़े वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इंपॉर्टेंस सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन रखती है। ठीक है। Okay, sir. तो यस ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन थी। इसमें अपन आर की वैल्यूज लिख चुके हैं, अभी दोबारा लिखूं क्या? लिख देता हूँ। आर की जो यस सर, कर वैल्यूज लिख हैं दीजिए। वो होती है 8.3, मैं नए पेज पे लिख देता हूँ। आर की जो वैल्यूज है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये एसआई यूनिट होती है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज एसआई यूनिट। इसको आप कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए क्या अज्यूम कर सकते हो, 25/3, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको आप अप्रोक्सीमेटली 25/3 मान सकते हो, है ना। और दूसरी वैल्यू होती है आर की 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन मोल। अगेन इस वैल्यू को आप क्या मान सकते हो, 1/12 कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए ये वैल्यू मान सकते हो। ठीक है। सर एक न्यूमेरिकल्स और में, होती है। न्यूमेरिकल्स में वो कैलोरी वाली, उसकी जरूरत नहीं है, तुम तो ये याद रखो, क्वेश्चन इसी पे आते हैं, है ना। तो ये जो है यस सर। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इससे तुम्हारा काफी टाइम बचेगा कैलकुलेशन में। बाकी कैलोरी वाली यूनिट, उसके लिए आर की वैल्यू मत याद रखो, आप तो बस ये याद रख लो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। सही है। अगर किसी यस को याद रखना है तो वो ये याद रख ले, क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है याद रखने के लिए, और ये फिजिक्स वगैरह में भी काफी यूज होती है कैलोरी की यूनिट। ठीक है। अगर क्वेश्चन ने कभी कैलोरीज में आर की, मतलब क्वेश्चन अगर कभी कैलोरी में डील कर रहा है, तो आप जो है आर की यूनिट जब कैलोरी में यूज करोगे तो ये जो जूल है इसको उठा के यहाँ से कैलोरी में वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा सॉल्वोकेट, 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। यस ठीक है। यस तो ये बात है, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को आइडियल गैस इक्वेशन में? लो भाई ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
अगर आप क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हो तो मैं शीट का पेज नंबर इंडिकेट कर देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन है शीट का पेज नंबर 7 पे। आंसर आया कि किसी का? पूरा मतलब आंसर मत कैलकुलेट करना, आप लोग चाहो तो बस एक्सप्रेशन बता देना, फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका आ रहा है ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, वो बता देना। एक मिनट और, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। चलो भाई, तो फिर अपन देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे करना है ना। सम स्फेरिकल वॉल्यूम, ध्यान से देखना। सम सम स्फेरिकल बलून्स ईच ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, है ना। स्फेरिकल वॉल्यूम की स्फेरिकल बैलून की बात हो रही है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है ना। एक बलून का वॉल्यूम 2 लीटर है। तो एक बलून इस तरह का दिखता है कुछ, है ना। तो इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, राइट। आर टू बी फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस। तो मतलब सीधी सी बात ये जो बलून है ये पहले नॉन इन्फ्लेटेड होगा, है ना। मतलब पहले ये इन्फ्लेटेड नहीं होगा, मतलब पहले इसमें कुछ नहीं भरा होगा, ठीक है। जब आप इसको भर दोगे तो फिर इसकी वॉल्यूम 2 लीटर होगी, राइट। मतलब ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल बात है, बिना गैस के उसकी कुछ वॉल्यूम नहीं हो सकती। तो जब उसने 2 लीटर वॉल्यूम की बात की है, मतलब वो हाइड्रोजन गैस भरने के बाद की बात कर रहा है ना। तो ये 2 लीटर वॉल्यूम कब आई है स्फेरिकल बलून की? जब उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो हाइड्रोजन गैस कैसे भरी हुई है? उसकी कंडीशंस बताई हुई है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस भरी है, अंदर जो है वो प्रेशर कितना है, 1 atm, है ना, एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, इतना टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 4 लीटर्स, तो अब इस बलून में गैस कहाँ से भरी गई है? एक ऐसे सिलेंडर से, एक ऐसे सिलेंडर से जिसका वॉल्यूम है 4 लीटर, है ना। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इसमें से निकाल के इसमें भरी गई है, राइट। तो इसको अपन इंडिकेट कर देते हैं, जो हाइड्रोजन गैस है इसमें से निकाल के इसमें भरी हुई है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है देखो, द प्रेशर
द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो है 20 atm। तो अंदर की वैल्यूज बताई गई हैं 20 atm एट। सर हाँ भाई बोलो। सर मैं आंसर बताऊं तो थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। सर 100 आएगा शायद आंसर। 100 नहीं नहीं 100 भाई, या 10 आएगा, कोई 100 मिस्टेक। नहीं है आंसर, 10 भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, देखो तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस थी है ना, वो कितनी थी? द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इनसाइड द सिलेंडर इज 20 atm प्रेशर था 400 केल्विन पे, है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ बलून्स विच कैन बी फिल्ड यूजिंग दिस सिलेंडर। तो पहले ये सिचुएशन थी, है ना, ये सिचुएशन पहले थी, और उसके बाद इसमें से हाइड्रोजन गैस को निकालना चालू किया, है ना। अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो बाद में जो सिलेंडर है उसका टेम्परेचर गिर के कितना हो गया? जब इसमें से अपन ने हाइड्रोजन गैस निकाल ली तो जो टेम्परेचर है इसका वो 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, राइट। तो T1 अगर 400 केल्विन था तो सेकेंड सिचुएशन में 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन हो जाएगा? 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। सही है? Yes, sir. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक सिलेंडर है जिसमें कुछ हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, सिलेंडर का वॉल्यूम 4 लीटर है, तो जो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा ऑफ कोर्स। उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर बताया हुआ है, फिर ऐसा बोला गया कि इस बड़े सिलेंडर में से कुछ हाइड्रोजन गैस निकाल निकाल के कुछ बलून्स को फिलअप किया जा रहा है, और फिर उसकी डिटेलिंग दी गई है कि जो बलून आप फिलअप करोगे उसकी वॉल्यूम 2 लीटर होगी, उसमें प्रेशर 1 atm होगा, टेम्परेचर ये होगा। वो यानी थोड़ा सा गलत है आंसर, है ना। अभी दोबारा चेक करो कैलकुलेशन। तो ये कंडीशन है। तो अब आपको ये बताना है कि जब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल दी तो उसकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई, पहले टेम्परेचर जहाँ 400 केल्विन था वो बाद में 300 केल्विन टेम्परेचर ही बस बच गया। तो जितनी गैस निकली होगी उससे कितने ऐसे बलून्स भर जाएंगे, है ना। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऐसे एक बलून नहीं होंगे, ऐसे और भी मल्टीपल बलून्स होंगे, तो n बलून्स टोटल। Yes, sir. तो आपको एक्चुअली स्मॉल n की वैल्यू निकालना है ना। इसको आप एन डैश कर लो, क्योंकि स्मॉल एन जनरली अपन मोल्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन को कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप एन डैश यूज कर रहे हो, है ना। एन डैश की आपको वैल्यू निकालना, ठीक है। थोड़ा सा गलत है अभी चंद्रमान, हल्का सा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने सही किया होगा, वो तुमने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले लिया होगा तो इसलिए गलत आ रहा है। 28 है एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर, है ना। तो तुम्हारा 30 आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा ही एरर है। तुम देख लो अब एक बार, लॉजिक वेरीफाई कर लेना, है ना, जब अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वेरीफाई कर लेना। तो देखो अब अपन को बेसिकली क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको नंबर ऑफ बलून्स निकालना है ना। तो आप क्या करो, आप यहां से ये निकाल लो कि भाई एक बलून में कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बलून में मान लो अगर 10 मोल, ठीक है। एक बलून में जैसे मान लो अगर 10 मोल आ गए, और अगर आपको ये पता चल गया कि इससे 100 मोल्स बाहर निकले हैं और एक बलून में 10 मोल जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कितने बलून्स होंगे? ऐसे 10। लॉजिकल है? बताओ भाई, सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन बलून इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना, उससे अपना क्वेश्चन हो जाएगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन वन वन बैलून। तो ये मोल्स अपन कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए अपन आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, पीवी बाय आर टी, राइट। अब आपको वैल्यूज दी हुई है, पी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आर पता है, टी दिया हुआ है। तो अब देखो, आप प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये वैल्यूज तो डाल देना, है ना। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वैल्यू डाल देना। अब आर की कौन सी वैल्यू डालोगे? तो अगर आप यूनिट्स पे ध्यान दो तो यूनिट्स हैं एटीएम लीटर वाली, तो आर की कौन सी यूनिट डालोगे? लीटर एटीएम वाली, है ना, मतलब ये या फिर ये 1/12। तो ये 1/12 डाली थी. हाँ शाबाश। तो इस आर की वैल्यू डालना आप 1/12, है ना। तो सब बस यूनिट्स वगैरह सब कैंसिल हो जाएंगी, इससे आपका आंसर आ जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन वन बलून, ठीक है। इससे आपका आंसर आ गया। अब अपन को क्या करना है, अपन ये निकाल लेते हैं
ये तो अपन को ये पता चला कि कितने मोल्स हाइड्रोजन एक बलून में गए। अपन ये अब ये निकाल लेते हैं कि कितने मोल्स हाइड्रोजन एक्चुअल में बड़े वाले सिलेंडर से बाहर निकले थे, राइट। नेक्स्ट अपना टारगेट ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना टारगेट क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आउट फ्रॉम सिलेंडर, सिलेंडर से कितने हाइड्रोजन बाहर निकले उसके मोल्स, सही है। तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करें, तो भाई सीधी सी बात है, कितने सिलेंडर से बाहर निकले होंगे, तो इनिशियल वैल्यू मतलब पहले कितने मोल्स थे, और जब बाहर निकल गए तो फाइनली मोल्स कम बचेंगे, तो इनिशियल वैल्यू मोल्स की माइनस फाइनल वैल्यू इन दिस सिलेंडर, राइट। तो इसको हम लिख देते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द सिलेंडर इनिशियली माइनस moles of hydrogen in the cylinder finally, right, this will be equal to moles of hydrogen out। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बोलते जाओ भाई जल्दी जल्दी। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द सिलेंडर इनिशियली, इनिशियली हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे, तो इनिशियली आपको वॉल्यूम पता है 4 लीटर, आपको प्रेशर पता है, आपको टेम्परेचर पता है, तो फिर से आप इनिशियल मोल्स निकाल लोगे, सेम एक्सप्लेनेशन, पी वी बाय आर टी, राइट। यहाँ पे आप प्रेशर क्या डालोगे, प्रेशर आप डालोगे 20 atm, टेम्परेचर 400 केल्विन। तो इसको रुको अपन स्पेसिफाई कर देते हैं यार अब। देखो इसको आप ऐसे लिख लो, ये है आपका P2, या इसको P डैश लिख लो, है ना, ये P डैश है, ये T डैश है और ये V डैश है। तो यहाँ पर आपने P डैश, V डैश और T डैश की वैल्यू डाली है। यहाँ पर जो है वो वैल्यूज हैं V, P, T1 और T2, है ना। तो देखो PV1 बाय आर T1, राइट। एग्री करते हैं सब लोग, इनिशियल कंडीशन में कितने मोल्स होंगे, तो PV1 बाय आर T1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, वही आर की वैल्यू फिर से 1/12 लेना, तो ये टर्म आ जाएगा, माइनस फाइनल सिचुएशन में कितने मोल्स हैं सिलेंडर में, तो फाइनली सिलेंडर की वॉल्यूम, सिलेंडर की तो बाउंड्रीज फिक्स्ड है, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, तो वॉल्यूम यही रहेगी, है ना। प्रेशर भी अपन को यही मानना है 20 atm। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सम स्फेरिकल बलून्स आर टू बी फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट 1 atm फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 4 लीटर्स, ठीक है। तो एक मिनट रुको, आप मेरे को ये बताओ कि जब अपन ने मोल्स इसके बाहर निकाल दिए तो इसका प्रेशर कम होगा यस सर, कि सेम रहेगा, कि सेम रहना चाहिए, कम होगा, कम होगा। प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो देखो इसको फिर आप P1 वैल्यू बोल दो, है ना, इसको आप P1 वैल्यू बोल दो, और हम कहेंगे कि जब T2 टेम्परेचर में ये पहुंचा तो इसका जो प्रेशर है वो भी चेंज होके P2 हो गया, जिसकी वैल्यू अभी अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे P2, ये P1 था, P2 V2 बाय, इसको यहाँ पे V1 नहीं लिखते यार अपन, एक मिनट रुको, इसको V लिख लो, है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रही है, तो V1 V2 की बात नहीं करेंगे अपन, सिर्फ V की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी V आएगा और यहाँ पर भी V आएगा, इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं ना। R T2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आउट, है ना। तो ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आउट आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये सारी वैल्यूज तो अपन को पता है, अपन को एक ये P2 नहीं पता, है ना। वॉल्यूम अपन को पता है, वॉल्यूम फिक्स्ड है 4 लीटर, T2 टेम्परेचर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमको ये फोकस करना पड़ेगा कि P2 कैसे निकालें। तो P2 कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं, जो द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इनसाइड द सिलेंडर इज 20 atm एट 127 डिग्री सेल्सियस, ये तो इनिशियल सिचुएशन है, और जो हाइड्रोजन गैस है उसको 1 atm प्रेशर पे फिलअप किया गया है। तो यहाँ पे जो अंदर प्रेशर होगा चेंज होके वो कितना हो जाएगा बताओ, 1 atm ऑफ कोर्स,
Yes. सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं तो और क्या वैल्यू होगी तुम बताओ। सर वो तो बैलून का है ना सर, क्योंकि सर बैलून में मतलब फिल करेंगे। देखो अब यहीं पर थोड़ा सा वो वाला पॉइंट आ जाता है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इट्सी बिट्सी टाइप है, हल्की सी अनक्लियर है ना। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा। देखो दो बातें हैं, मैं प्रैक्टिकल बात पे आता हूँ फिर मैं लॉजिकल बात पे आता हूँ, है ना। पहले मैं प्रैक्टिकल बात पे आता हूँ। प्रैक्टिकल बात तो ये है कि अगर आप P2 की वैल्यू 180m नहीं मानोगे, है ना, P2 की वैल्यू अगर आप 180m नहीं मानोगे तो फिर सवाल ये उठता है P2 की आप कौन सी वैल्यू मानोगे, क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा नहीं तो। मतलब बताओ फिर अपन P2 की क्या वैल्यू माने। मतलब तुम सोचो कि P2 की वैल्यू फिर अपन कैसे निकालेंगे, क्या कोई तरीका है P2 की वैल्यू निकालने का। नो सर। नहीं है, है ना। तो ये तो हो गई प्रैक्टिकल बात कि भाई जो P2 की वैल्यू है वो विदाउट अ डाउट 180m होगी ही, है ना। अब देखो अब अपन लॉजिकल बात पे आते हैं थोड़ा सा। अगर अपन लॉजिकली सोचने की कोशिश करें तो जब ये बोल रहा है कि यहाँ से सिलेंडर से इस बलून में गैस भर रही होगी तो ये एक्चुअल में कैसे भर रही होगी। देखो सीधी सी बात ये है, लॉजिकलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे ये आपका सिलेंडर है ना। तो जो एक्चुअल में सेटअप होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये पहले तो ये सिलेंडर का ये जो छेद था ये बंद था। अपन ने क्या किया, इस छेद को ओपन किया। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस छेद को ओपन किया, है ना, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बलून्स को अपन ने कनेक्ट कर दिया होगा। मतलब मैं अभी फिर सिर्फ दो ही बलून कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे बलून से ये बलून कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि गैस निकल निकल के इसमें से जाएगी, है ना। गैस यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भरा हुआ है और ये खाली है। तो जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में होता है, और होना भी चाहिए प्रैक्टिकली। एग्री करते हो इस बात से चंद्रभान? यस सर। तो गैस जो है वो तब तक यहाँ से यहाँ पे मूव करती रहेगी जब तक दोनों का क्या बराबर नहीं हो जाता, प्रेशर। प्रेशर सेम। जब तक प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक ही बस मूव करेगी ना। जैसे ही प्रेशर सेम हो गया फिर तो वो मूव करना बंद कर देगी गैस। एग्री यस करते हो इस बात से? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन वापस पॉइंट पे आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो बलून है उसको 180m प्रेशर पे फिलअप किया गया, इसका क्या मतलब है कि बलून के अंदर फाइनली प्रेशर 180m रह रहा होगा। तो जब बलून के अंदर फाइनली प्रेशर 180m रह रहा है इसका मतलब सिलेंडर के अंदर भी फाइनल प्रेशर 180m हो गया होगा, तभी ये फाइनल प्रेशर है 180m। समझ में आ रहा है? सर लेकिन सर अगर ये सर बलून पूरा भर जाएगा सर, सर तो हाँ फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सर कि जरूरी थोड़ी ना कि सर यहाँ 180m आखिरी में जाके। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब सर मैं हाँ बताऊं बोलो। सर मैं क्या कह रहा हूँ। बोलो ना सर बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि सर प्रेशर कम 180m होने से पहले सर अगर बलून भर गया तो सर फिर तो प्रेशर 180m नहीं हो पाएगा ना। नहीं तो जो बलून है बलून की बाउंड्रीज तो फ्लेक्सिबल रहती है ना। तो जब फ्लेक्सिबल बाउंड्री रहती है तो प्रेशर तो उसका कांस्टेंट रहता है। मतलब तुम्हारा एक क्वेश्चन क्या, एक बार दोबारा रिपीट करो तो मैं थोड़ा और सही से एक्सप्लेन करता हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर हम्म। अगर बलून पूरा भर जाएगा सर एक तो एक मिनट फिर रुको, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी एक एक बात को पकड़ता हूँ पहले। बलून पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा वर्ड का क्या मतलब है? मतलब सर कोई जगह नहीं बचेगी, वॉल्यूम मतलब उसका पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा यहाँ, नहीं 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 तो तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। नहीं तो यहाँ पे दिक्कत ये ना कि पूरा पूरा भर जाएगा टाइप का टर्म इसमें यूज ही नहीं कर सकते अपन। पूरा भर जाएगा क्या क्या मतलब है? मतलब गैस गैस जहाँ पे होती है उसमें जगह तो हमेशा रहती है ना। तो बलून तो क्या है, बड़ा होते जाएगा होते जाएगा। तो अभी भी वो पूरा ही भरा हुआ है। मतलब गैस तो अपने कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, इस बात से एग्री करते हो ना? यस सर। तो अगर ये ध्यान से सुनना सब लोग, ये अच्छा डाउट है। अगर बलून 1 लीटर का है, मतलब अगर उसमें 1 लीटर गैस भरी है तो भी बलून पूरा भरा हुआ है। अगर बलून में और ज्यादा गैस भर दी, वो 2 लीटर हो गया, तो भी बलून पूरा भरा हुआ है। अभी भी वो पूरा भरा हुआ है, मतलब वो तो हर सिचुएशन में पूरा ही भरा हुआ है ना। यस सर। तो अब तुम अगली लाइन बोलो। सर यही समझ में आ गया मुझे, मेरा आ डाउट। गया समझ में, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है जो समझने वाला है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल निकल के बलून में तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक प्रेशर का डिफरेंस रहेगा।
जैसे ही यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मूव करना बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों का प्रेशर बराबर हो चुका है। सीधी सी बात ये है ना, दोनों दोनों एक साइड से सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देंगे। ये बात सबको प्रैक्टिकली फील हो रही है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes. चलो ठीक है, तो देखो अब अपन मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये था कि बहस का मुद्दा ये था कि सर हम ये क्यों माने कि जो P2 है यहाँ पे वो 1 atm है। तो मैं उसी का लॉजिकल रीजन दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब बलून का प्रेशर क्वेश्चन ने कह दिया कि 1 atm हो गया और फाइनली, और वो भरा इससे है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी प्रेशर फाइनली 1 atm हो ही गया होगा, तभी यहाँ पे फाइनल प्रेशर 1 atm हो गया। फाइनली दोनों का प्रेशर बराबर होगा। क्या सर ये एक बात डाउट सबको और है समझ? हाँ बोलो। सर, अगर सर उसमें अपन गैस भरेंगे तो सर बलून में प्रेशर बढ़ेगा हम्म। सर, तो फिर मतलब प्रेशर की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेंगे ना सर, मतलब कितने मोल्स अपन भर सकते हैं। नहीं नहीं, बलून में तो आप कितना भी भर सकते हो ना, वो तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री रहती है उसकी। हाँ मतलब ऑफ कोर्स एक उसकी टॉलरेंस लिमिट होती है जिसके बाद वो फट जाएगा, लेकिन जब तक अपन ने उसकी टॉलरेंस लिमिट को टच नहीं किया है, अब तब तक तो कितना भी भर सकते हो। सर ऐसे तो फिर ये भी कह सकते हैं कि सर मतलब एक बलून में पूरा भर देंगे सर। एक बलून में पूरा भर देंगे? पूरी गैस भर देंगे तो फिर नंबर ऑफ बलून्स कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, तो एक्चुअली बात ये है ना कि ऐसे बहुत सारे बलून्स कनेक्टेड होंगे। मतलब ये जो गैस है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बलून में एक बार फ्लो कर रही है। जैसे अभी मैंने सिर्फ 2 बलून पे मान रहा हूँ, एक्चुअल में मल्टीपल बलून्स हो गए क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि आपने ये पाइप कनेक्ट किया और 2 बलून्स आपने एक साथ लगा दिए, तो होगा क्या कि यहाँ से जो गैस निकलेगी वो दोनों में जाएगी ना एक साथ, यस सर। दोनों में एक साथ जाएगी, तो दोनों का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि जब यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, सबका प्रेशर बराबर हो जाएगा। जब सबका प्रेशर बराबर हो जाएगा तो गैस कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करना बंद कर देगी। उस टाइम पे प्रेशर को कैलकुलेट किया गया एक बलून में और वो पाया गया कि वो प्रेशर था 1 atm। बात समझ में आई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सर तो फिर सर हम्म मतलब जितने मोल्स भरने हैं सर बलून में हम्म। गैस के, सर वो कैसे निकालेंगे? सर कौन सा प्रेशर रखेंगे? कौन सा मतलब किसके लिए कौन सा प्रेशर? मतलब बहुत सारे प्रेशर हैं, एक तो बलून का प्रेशर है, फिर सिलेंडर के 2 प्रेशर हैं, एक पहली सिचुएशन में एक बाद की सिचुएशन में। तुम किस प्रेशर की बात कर रहे हो, मतलब किस टाइम पे? सर जब बलून को भर रहे होंगे सर, उस टाइम प्रेशर क्या होगा बलून का? देखो जब बलून भर रहा होगा, देखो 3 सिचुएशंस है ना। एक है इनिशियल सिचुएशन जब बलून मतलब सूखा हुआ था, कुछ नहीं था मतलब उसमें। फिर एक है इंटरमीडिएट सिचुएशन जब अपन ने बलून को भरना चालू किया तो उसकी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगी। और एक है फाइनल सिचुएशन जब हम कह रहे हैं कि अब बलून की वॉल्यूम बढ़ना बंद हो जाएगी। तो ये 3 सिचुएशन है, इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल। तुम किस पॉइंट की बात कर रहे हो? सर बीच में। बीच में तो उसका प्रेशर चेंज होता रहेगा, है ना, और प्रेशर सर उसका चेंज। फाइनल? फाइनली उसका प्रेशर 1 atm हो गया। सर 1 atm तो पहले से ही था ना। नहीं नहीं, पहले तो 0 प्रेशर था ना, बलून के अंदर कुछ है ही नहीं, बलून के यस अंदर कोई गैस ही नहीं है ना, तो कोई प्रेशर नहीं है, अभी तो 0 है। यस सर। ठीक है। अच्छा तुम्हारा डाउट जो है वो मैं तुम ये कहना चाह रहे हो चंद्रभान कि सर ये जो बलून है ये क्योंकि यहाँ से खुला हुआ रहता है तो इसमें एयर जाएगी तो भी इसका प्रेशर होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। यही कहना चाह रहे हो ना तुम, जो मैं समझ पा रहा हूँ? हाँ सर, पहले भी तो कुछ प्रेशर होगा उसका। मतलब देखो इसमें ऐसा है कि हाँ चलो ये बात अपन मान लेते हैं कि जैसे ये बलून ओपन है तो इसमें अभी 1 atm प्रेशर होगा, ठीक है। तो जैसे अपन इसको यहाँ पे बलून को यहाँ पे फंसाएंगे तो होगा क्या, गैस जो है वो यहाँ से निकलना चालू करेगी। तो इनिशियली देखो मैं इनिशियल डायग्राम बनाता हूँ, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। डायग्राम यही है, बस अब इससे इनिशियल सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। तो इनिशियल सिचुएशन जैसे जब ये आपने बलून जस्ट फंसाया ही है, तो बलून ऐसे छोटा सा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब यहाँ पर यस प्रेशर है, मान लो तुम कि यहाँ पे प्रेशर है 1 atm,
है ना, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 20 atm। तो भाई प्रेशर का डिफरेंस है ना, ये हाई प्रेशर रीजन है, ये लो प्रेशर रीजन है, ये तो एग्री करते हो, ये बात सही है। यस सर। तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे, ध्यान से सुनना, एकदम स्टोरी को फील करते रहना। मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलने लगेंगे और इसमें जाने लगेंगे क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे यहाँ पे प्रेशर होने लगेगा कम, सही है, यस और इसकी वॉल्यूम बढ़ने लगेगी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री रहती है, तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री में हम कहते हैं कि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उसकी वॉल्यूम चेंज होती रहती है। एग्रीड? यस सर। तो जैसे वक्त के साथ क्या होगा कि ये बलून जो है वो फूलता जाएगा, बड़ा होते जाएगा, वॉल्यूम इसकी बढ़ती जाएगी, है ना, और कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक इसमें इतने मोल्स हो जाएंगे कि इतने मोल्स इसमें से कम हो जाएंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर है फाइनली वो 1 atm हो जाए। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जब तक ये बलून बड़े होते जा रहे हैं इसमें से गैस निकलती जा रही है ना, यस। तो जब इसमें से गैस निकलती जा रही है तो इसका जो प्रेशर है वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। वक्त के साथ एक टाइम आएगा जब इसके अंदर प्रेशर हो गया 1 atm। तो जैसे यहाँ पे प्रेशर हो गया 1 atm, अब यहाँ पर भी प्रेशर, बलून्स में जितने भी आपने लटकाए हैं सब में प्रेशर 1 atm है, तो जो गैस है उसका फ्लो बंद हो जाएगा। समझ में आया चंद्रभान? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये अच्छा डाउट था काफी, मतलब ये जो पिछले 5 मिनट डिस्कशन हुआ ये काफी अच्छा डिस्कशन था, इसमें काफी लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था गैसीय स्टेट के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं हल्के से, है ना। बाकी अच्छा, मेन बात यह है कि मैं सिंपल तरीके पे आता हूँ। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है क्वेश्चन का, कि जैसे आपको जुगाड़ से एक्सप्लेन करना हो, मान लो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो बहुत बड़ा है, वो तो अभी आपने देख ही लिया। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि भाई जैसे अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो अब आपको जैसे ये तो पता चल गया कि भाई P2 चेंज होगा, है ना। P2 चेंज इसलिए होगा क्योंकि T2 चेंज हुआ है, तो P2 चेंज होगा। तो अब P2 और किसी तरीके से तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो P2 की वैल्यू फाइनली 1 atm ही होगी। ठीक है, इसको आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब आपने इसको इससे कनेक्ट किया है तो जब इसमें फाइनल प्रेशर 1 atm आ रहा है तो इसमें भी फाइनल प्रेशर 1 atm ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये वाला एक्सप्लेनेशन? सर इसमें ये नहीं लगा सकते कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी? प्रेशर किस कंटेनर में? सर ये वाले में सिलेंडर S2 में, लिखा है जैसे। बलून में, हाँ सर, सिलेंडर में। सिलेंडर में। सिलेंडर में तुम कह रहे हो कि हम लगा दे प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये तब सही है जब मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो क्या मोल्स कांस्टेंट है? नो सर। मोल्स कांस्टेंट नहीं है ना, मोल्स बाहर निकल गए, तो इसलिए अपन ये चीज नहीं लगा सकते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी कि हम ये क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, राइट। यस सर। तो अब मैं फाइनली इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ये वैल्यू है 1 atm, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉजिकली पता होना चाहिए वैल्यू 1 atm कैसे आई। ठीक है, तो बस अब अपन आ जाते हैं आगे। तो ये P2 की वैल्यू आपको पता है, BrT2 सब पता है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आउट, ये कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। अपन को क्या निकालना था? अपन को निकालना था नंबर ऑफ बलून्स, एन डैश। तो हम एन डैश को क्या बोल सकते हैं? एन डैश कैन बी इक्वल टू, बताओ क्या होना चाहिए एन डैश? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना बाहर निकला आउट, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन वन बलून। यस सही सर। है ना ये बात? इसमें किसी को कोई बुराई तो नहीं लग रही इस बात में कि ऐसा होना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, अगर 100 मोल्स बाहर निकली है हाइड्रोजन की और एक बलून में अगर 10 ही मोल है, तो बाकी के 10 मोल कहाँ गए? वो बाकी के 10 बलून में गए होंगे ना, मतलब बाकी के जो रिमेनिंग 9 Yes, मोल्स है वो 9 sir. बलून में गए होंगे, राइट। तो ये टर्म भी अपन ने निकाल लिया, ये टर्म भी अपन ने निकाल लिया, बस आंसर आ जाएगा। तो अब इसको करके देख लेना, है ना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग चाहो तो दोबारा एक बार देख लेना क्लास के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। तो अपन डीपीपी का डिस्कशन कर लेते हैं, आप लोग डीपीपी निकाल लो।
एक सेकंड में डीपीपी प्रोजेक्ट करता हूँ। कौन सी A4 थी ना? Yes, sir. यस सर। A7 A6 यही वाली है क्या? यस सर यही। हाँ भाई Yes, बताओ। sir. मुझे इसका 11th में डाउट है। 11th में डाउट है? उससे पहले किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। डी A4 11, जब तक मैं 11th एक्सप्लेन करता हूँ। Which of the following compound is unstable? Which of the following compound is unstable? ये comprehension का क्वेश्चन है शायद क्या? इसमें बताया होगा ना, comprehension पढ़ा तुमने? The compounds which have double bond and OH group on same carbon are unstable. Yes, sir. तो ये डी आंसर सही आ जाएगा चंद्रभान, यस सर। है ना? नोट नहीं देखा कुछ मैंने। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, और बताओ। सर और 12th वाला भी बता दीजिए। 12th वाला है CH2 double bond CHBr is an allylic bromide benzylic, ये भी बताया होगा इसमें। देखो विनाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। ऐसे कंपाउंड्स में तो द मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब एक तो, एक सेकेंड, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन है ना, इन दोनों में से किसी एक कार्बन से मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे हेलोजन कैसा है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो या जो एक बॉन्ड बनाता हो। तो क्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड बना रहा है, तो इट्स अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स को विनाइलिक कंपाउंड बोलते हैं जब मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे कि क्लोरीन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक है, और तो ये एक ये इसको विनाइलिक ब्रोमाइड बोलेंगे अपन, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। ऑल हेलोजेंस आर मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, पहली बात। दूसरी बात, वो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सी सही आंसर इसका हो जाएगा, यस सर। है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ के फिर हमको सही सर करना था ये क्वेश्चन। इस सर याद करना पड़ता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये अपन आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा ये सब विनाइलिक एलाइलिक, है ना, सर ये आगे जो के ऊपर चैप्टर्स लिखा में। है, इसके ऊपर एक लिखा मिनट है। रुको, मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है ऊपर, मैं बता देता हूँ तुम्हें। मेमोराइज दिस थ्योरी, इसी की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, जो ऊपर लिखा है वो नोट मोड मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंशन, ऊपर का जितना भी नहीं नहीं, थ्योरी मैं वाला वही पार्ट कह रहा हूँ लिखा कि है। याद करने की जरूरत नहीं है ये। इसमें इन्होंने लिखा जरूर है, मेमोराइज दिस थ्योरी एज सून एज यू गेट द डीपीपी, रिवाइज इट रेगुलरली। लेकिन ये चीज क्या है, अभी आगे आएगी जब अपन पढ़ेंगे ना। अभी तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, तो काफी बार आएगी है, तो अभी जरूरत नहीं है इसको याद करने की। ठीक है, यस सर। तो सर ये क्लास थोड़ी में कवर हो जाएगा? हाँ हाँ ऑफ कोर्स कवर होगा। और बताओ। सर अब तो नहीं है। हाँ सर, नहीं। चलो ठीक है, तो फिर अपन क्लास टर्मिनेट करते हैं, और कोई होमवर्क तो था नहीं, है ना। अब अगर अपन अगली क्लास में सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, गैसियस स्टेट का, है ना। आप लोग होमवर्क नोट कर लो चाहो तो। सेक्शन ए गैसियस स्टेट, है ना। और डीपीपी का रहने दो, सेक्शन ए कर लो अभी अच्छे से पहले, गैसियस स्टेट का, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय टिल देन, वेलकम एवरीवन इन थैंक यू एडवांस। सर। थैंक यू सर।